नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ही इज़ अ वेरी एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। कौटिल्य का जो नाम है, कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है, वो इतना विशाल और इतना रेलेवेंट प्रासंगिक ग्रंथ रहा है, जो 15 अधिकरणों में उन्होंने लिखा। और उन्होंने अपने इस ग्रंथ में बहुत सारे विषयों पर उन्होंने लिखा। पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और अन्य अलग विषयों के बारे में उन्होंने लिखा। वित्त अर्थशास्त्र पर उन्होंने लिखा। लेकिन लोक प्रशासन से संबंधित जो विषय है, उनका वर्णन प्रथम, द्वितीय, पंचम और षष्ठम अधिकरणों में ही मिलता है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन अधिकरणों में विशेष रूप से लोक प्रशासन संबंधित विषयों पर उन्होंने चर्चा की। यानी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, वो अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है अलग अलग विषयों में, लेकिन लोक प्रशासन से संबंधित प्रथम, द्वितीय, पंचम और षष्ठम अधिकरणों में उन्होंने क्या बातें प्रशासन से संबंधित कही, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन में प्रशासनिक चिंतक जो पेपर है आपका, उसमें कौटिल्य जो है उसे हम शामिल करते हैं सिलेबस में। आपके कौटिल्य भी है, तो कौटिल्य जो है, चाणक्य जो हैं, वो क्योंकि प्राचीन काल में उनकी जैसी सोच और उनकी जो प्रशासनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्र की या वित्तीय जो उनकी समझ थी, वो आज भी बहुत हद तक हमें प्रासंगिक दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं उनके प्रशासनिक विचारों पर। सबसे पहली बात जो कौटिल्य ने डिस्कस की, वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात, वेलफेयर स्टेट के बारे में। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। यानी कि अगर प्रजा खुश है तो राजा के हित में है। तो प्रजा की सुरक्षा को लेकर, प्रजा के चिंतन को लेकर कौटिल्य की जो चिंतन था, प्रजा के जनहित में रहा। कौटिल्य ने कभी भी निरंकुशता को हावी होने, या वैसे तो देखा जाए तो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, निरंकुश शासन के ही फेवर में थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता में जनहित शामिल था। कौटिल्य ने टैक्स भी इस तरह से लेने के लिए कहा कि जैसे सूर्य या समुद्र से वाष्प के रूप में जल ग्रहण किया जाता है, वर्षा के रूप में समुद्र को वापस लौटा देता है, उसी प्रकार से राजा को इस प्रकार से टैक्स देना चाहिए कि जनता को ज़्यादा बर्डन ना महसूस हो। यानी बहुत ही राज्य की सुरक्षा की बात हो, शांति व्यवस्था की बात हो, प्रजा की रक्षा की बात हो, पशुधन विकास, वन, खान या उद्योगों का विकास हो, परोपकारी और शैक्षणिक कार्य को सम्मिलित किए जाने पर कौटिल्य ने बल दिया। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के कुछ और विचारों की। यानी कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना की बात कौटिल्य ने कही, तो वो आप समझ चुके हैं किस प्रकार से कौटिल्य ने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। अब हम बात करते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, डॉक्ट्राइन ऑफ 7 प्रकृतिज। ये सप्तांग सिद्धांत जो है, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या सामाजिक समझौता नियम, यानी कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिस्टम को उन्होंने जिम्मेदार माना। ही इज़ द सपोर्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिस्टम क्या होता है? जो भी क्रूर या एक तरीके से हम कहें कि जो अनैतिक होते हैं या जो गलत क्रूर व्यक्ति होते हैं, उनके अत्याचारों से बचने के लिए मनुष्य ने राजा को कर देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त किया। इसे संविदा या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या सोशल सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य नामक जो संस्था की उत्पत्ति हुई है, वो सामाजिक संविदा का ही परिणाम है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसे कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने संविदा या सामाजिक समझौता नियम को उत्तरदायी माना है। ही इज़ द सपोर्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिस्टम, कि जो भी गलत, अनैतिक या क्रूर या बलवान लोगों के अत्याचारों से बचने के लिए मनुष्य ने राजा को टैक्स देकर सुरक्षा का वचन लिया।
तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ 7 प्रकृतिज में क्योंकि राज्य की उत्पत्ति की जो बात कर रहे हैं तो कौटिल्य मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो संविदाय सामाजिक समझौता नियम के अंतर्गत है। इसी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हॉब्स, लॉक और रूसो भी मानते हैं। तो ये जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ 7 प्रकृतिज। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के बारे में बात की है। जो 7 अंग हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये जो 5 जो उन्होंने बात की है वो सप्तांग सिद्धांत में वो क्या क्या हैं, तो हम इनके डिटेल में बात करते हैं। कि जो सबसे पहला है जो आपके स्वामी जो है उसका अर्थ क्या है। स्वामी जो है राजा है, राजा को ही उन्होंने स्वामी कहा है। और राजा को संप्रभु यानी सॉवरन, संप्रभु क्या होता है, जो अपने निर्णय स्वयं लेता है, तो संप्रभु मानते हुए उसे सामान्य हितों का अभिभावक माना है, धर्म का प्रवर्तक माना है और कानून का प्रबंधक बताया। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि कौटिल्य राजा में विशेष गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, अभिभावक गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि गार्जियन की तरह काम करे, प्रज्ञा गुणों का यानी बुद्धि की तरह, उत्साह के गुण का, आत्म संपन्न गुण का, इन सभी गुणों का होना राजा में अति आवश्यक है। सात्य के राज्य के जो 7 अंग है, 7 प्रकृति, डॉक्ट्राइन ऑफ 7 प्रकृति है, सप्तांग जो सिद्धांत है उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अंग है वो क्या है, स्वामी यानी राजा की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो अमात्य यानी कौटिल्य ने मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी की जो पदवी है उसे अमात्य कहा है। और अति योग्य व्यक्ति को ही अमात्य पद पे नियुक्त किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम, और ये बिल्कुल सही बात है। जो अभी भी हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम की हम बात करते हैं, जो मंत्री परिषद में बहुत ही अति योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पे या उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है। तो अमात्य पद पर अति योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए और अमात्य जो है राजा को हेल्प करने के लिए होते हैं। उसके बाद आती है 3rd नंबर पे जनपद। तो जनपद जो है जनपद का जो मतलब है वो है जनता और भूमि को महत्व प्रदान करने वाली बात, यानी कि जो जनपद जो है वो राज्य की जो भूमि है उसे कहते हैं। मतलब राज्य जिस पर शासन करना है वही जनपद है, यानी कि मानव रहित जो प्रदेश है वो जनपद नहीं कहलाएगा, यानी जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। यानी जनता और जिस पूरे राज्य पे जिस पर राजा शासन करता है वो जनपद कहलाता है। प्रशासनिक दृष्टि से कौटिल्य ने जनपद को विभक्त भी किया है। कौटिल्य ने कहा है कि लगभग जो 800 गांव हैं उसे जनपद स्थानीय कहते हैं। तो जो 800 गांव का जो समूह है वो जनपद स्थानीय होता है। और इसमें ये जो जनपद है वो कैसे बनता है, सबसे पहले जो अगर हम नीचे से शुरू करें तो संग्रहण 10 गांव पे संग्रहण बनता है। उसके बाद खारवटिक 200 गांव का जो समूह है उसे खारवटिक कहते हैं। 400 गांव का जो समूह है उसे द्रोणमुख कहते हैं और 800 गांव का जो समूह है उसे जनपद कहते हैं। यानी कि छोटे से शुरू होकर, जैसे हम आज के टाइम में अगर बात करें तो तहसील से शुरू होकर जिले से शुरू होकर राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, देश बनता है। तो उसी प्रकार से जो जनपद है वो कैसे है, संग्रहण को मिला के 10 गाँव के समूह को संग्रहण कहते हैं और 200 गांव के समूह को खारवटिक कहते हैं, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहते हैं और लगभग 800 गांव के समूह को जनपद कहते हैं। तो जनपद का मतलब आप समझ गए होंगे कि जनता और भूमि को महत्व प्रदान करते कौटिल्य ने कहा है कि मानव रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता और जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। इसलिए जनपद नहीं होगा तो राज्य किस पर किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, यानी दुर्ग। दुर्ग जो होता है क्या होता है, किला। यानी दुर्ग जो है उन्होंने डिफेंस के रूप में और आक्रमण शक्ति के रूप में इस दुर्ग की बात की है कि कौटिल्य ने कोश और सेना जो है उसे बहुत इम्पोर्टेंट माना है रक्षा के लिए। तो राजा को अपने जनपद की सभी दिशाओं में जो है दुर्ग का निर्माण करना चाहिए और ये राज्य का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, 7 अंगों में बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। उसके बाद बात आती है कोश की।
तो कोष जो होता है वो कोष का मतलब है पैसे से संबंधित, यानी कि जो धन है उससे संबंधित। तो राजा को चाहिए कि कोष को कभी भी रिक्त नहीं होने दे, क्योंकि सेना की जो रक्षा है, सेना केवल कोष की रक्षा कर सकती है, लेकिन कोष से तो सेना की और दुर्ग की और समस्त जनता की सभी की रक्षा कोष से ही होती है। यानी कि कौटिल्य ने वित्तीय प्रशासन, वित्तीय जो सब्जेक्ट है उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना है, फाइनेंस को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। उसके बाद जो आता है 6 नंबर पे वो है दंड। तो दंड यानी सेना, दंड का मतलब सेना है। तो सेना को राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य ने, और उन्होंने कहा है कि जो सैनिक वंश है वो परंपरागत, अनुशासित, प्रशिक्षित, स्वाभिमानी, कुशल और राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए। यानी कि जो सेना है, जो दंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और सेना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें उसे डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेनिंग उसकी सही होनी चाहिए, वीर और स्वाभिमानी, कुशल होना चाहिए, कुशलता में, और राष्ट्रप्रेमी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो आता है मित्र पे। तो मित्र जो होता है, मित्र बहुत इम्पॉर्टेंट 7वें अंक के रूप में कौटिल्य ने माना है। उन्होंने कहा कि राजा को संकट के समय सहायता पाने के लिए मित्र की ज़रूरत होती है। इसलिए जो मित्र है, वंश जो है उसका मित्र जो है परंपरागत, विश्वासी, स्थायी और हितैषी मित्र बनाना जरूर चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि मित्र एक ऐसा इंसान होता है जो बिना वेतन के काम करता है, कोष, भूमि और सेना के द्वारा मतलब सभी तरीके से मित्र रक्षा करता है। मित्र को सदैव अपने साथ रखना चाहिए और कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैत्री जो है उस पर भी, मित्र पे भी कौटिल्य ने काफ़ी जोर दिया है। तो इस प्रकार जो सप्तांग सिद्धांत है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये जो 7 अंग हैं, इनसे राज्य का जो संचालन है या राज्य का जो निर्माण होता है, इन सप्तांग सिद्धांत से इस राज्य का जो सिस्टम है वो चलता है। यानी कि कौटिल्य ने कितनी रेलेवेंट बात कही। आज भी अगर हम देखते हैं, तो अगर हम आज भी हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर हम इसे रिलेट करें, तो आप स्वामी की जगह पीएम मान सकते हैं। अगर हम केंद्र की बात करें, अमात्य यानी उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जनपद यानी कि इंडिया हमारा देश, और दुर्ग यानी कि जो हमारी बॉर्डर्स पे जो हमने बॉर्डर्स बना रखे हैं, कोष यानी जो फाइनेंस सिस्टम है देश का, और दंड जो है यानी सेना, यानी कि जो हमारी मिलिट्री है, और मित्र यानी कि जो हम फॉरेन रिलेशंस रखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बैलेंसिंग जो 7 प्रकृति का सिद्धांत दिया गया कौटिल्य द्वारा, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, रेलेवेंट है, और बहुत ही समझने वाली एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से या प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य से सप्तांग सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मंडल डॉक्ट्राइन की, यानी मंडल सिद्धांत। जिस प्रकार से सप्तांग सिद्धांत दिया गया, उसी प्रकार से कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के बारे में भी डिस्कस किया है। तो मंडल सिद्धांत बेसिकली क्या है? मंडल मीन्स सर्किल ऑफ स्टेट्स। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया, और जो ये सिद्धांत है ये इस मान्यता पे टिका है कि किसी राज्य का पड़ोसी राज्य प्रथम शत्रु होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, उसका जस्ट पड़ोसी वाला राज्य हम सब जानते हैं, तो वो हमारे उस देश से किस प्रकार के संबंध है हम ये भी जानते हैं। तो किसी राज्य का पड़ोसी राज्य प्रथम शत्रु होता है, और शत्रु का जो शत्रु है, हमारा जो शत्रु है उसका जो शत्रु होगा वो हमारा मित्र होगा। तो सीधी सी बात है, उन्होंने एक सर्किल के रूप में 10-12 तरीके से इसको समझाया कि 10-12 सर्किल बनाकर उन्होंने ये डायग्राम से समझाया कि किसी राज्य का जो पड़ोसी राज्य है वो प्रथम शत्रु होगा, और शत्रु का जो शत्रु होगा वो प्रथम मित्र होगा, अपना मित्र होता है वो। और इस जो कंसेप्ट है, इसे मंडल डॉक्ट्राइन को दिग्विजय सिद्धांत भी उन्होंने कहा है। यानी मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त, क्योंकि मौर्यकालीन समय में कौटिल्य जो थे, मौर्यकालीन समय में उन्होंने अपने इन विचारों को रखा था। तो मौर्यकालीन समय में स्वतंत्र राज्यों की बहुत अत्यधिक संख्या थी, और इस सिद्धांत के द्वारा एक राज्य को विजय की जो है आकांक्षा रहती थी, विजय की आकांक्षा रखने वाला मानकर एक राज्य को उसके चारों और अन्य राज्यों के मंडल की रचना की गई। तो 12 राज्यों का जो सर्किल है, 12 राज्यों का जो वृत्त है, उसमें केंद्र बिंदु राज्य, यानी जिसके संदर्भ में बात हो रही है, केंद्र बिंदु राज्य, यानी मान लीजिए इंडिया की बात हो रही है, तो 12 राज्यों के जो वृत्त में केंद्र बिंदु राज्य है का जो राजा है, पड़ोसी राज्यों को जीत करके स्वयं के राज्य में मिलाना चाहता है। तो उस केंद्रीय
राजा को विजिगीषु कहा है। इस विजिगीषु राज्य के सामने सबसे पहला जो हमने बात की कि पड़ोसी राज्य का जो प्रथम शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा, तो इस विजिगीषु राज्य के सामने सबसे पहले कौन सा राज्य होगा? अरि। अरि यानी शत्रु, अरि। उसके बाद में जो सेकंड राज्य होगा वो मित्र होगा, उसके थर्ड जो होगा वो अरि मित्र होगा, तो उसके चौथा जो होगा मित्र मित्र, इस तरह से अरि मित्र मित्र, इस तरह से ये 5 राज्य बन जाएंगे। और पीछे वाले जो राज्य होंगे वो आक्रंद, पाणिग्रासहार, आक्रंदसार, इस प्रकार से समझा करके उन्होंने 12 राज्यों के व्रत में केंद्र बिंदु राज्य को समझा के दिग्विजय सिद्धांत को समझाया है। यानी मंडल जो डॉक्ट्राइन है वो किस बारे में बात कर रही है कि जो है आपको किस प्रकार से पड़ोसी राज्यों को जीत करके स्वयं के राज्य में मिलाना हो, यानी कि जो हम पहले बात करते थे, ये जो पॉलिसी है, ये जो जिसे हम बोलते हैं कि दूसरे राज्यों को अपने राज्य में, तो ये पहले ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो मॉडर्न टाइम में क्योंकि कूटनीति अलग टाइप की हो गई है, तो थोड़ा सा जो प्रासंगिकता है इसकी कम हो गई है। बट अगर देखा जाए, क्योंकि संबंध जो है फॉरेन कंट्री से किस प्रकार से होने चाहिए इस मंडल सिद्धांत से समझ में आता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने 12 राज्यों के व्रत से इस चीज़ को समझाया कि विजिगीषु जो राज्य है वो राज्य जो है वो राज्य है जो विस्तार करना चाहता है, और अरि जो है विजिगीषु के सामने वाला जो प्रथम शत्रु है वो अरि राज्य कहलाएगा। फिर मित्र कौन होगा? अरि के सामने का जो राज्य है उसका शत्रु, लेकिन किंतु विजिगीषु का जो मित्र है। इस प्रकार से मंडल सिद्धांत अपने आप में बहुत रेलेवेंट सिद्धांत है।